नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त जयशेखर। आजकल न जाने क्या हो रहा है कि लोगों का दिल कमजोर होता जा रहा है। कैसे हम अपने दिल को स्वस्थ रख सकते हैं, और बाय द वे अगर कोई बीमारी हो जाती है दिल से संबंधित तो उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, इन सारे सवालों के जवाब हमें मिलेंगे डॉक्टर नीलेश अग्रवाल साहब से। आपके बारे में हम बता दें कि आप MBBS, CH और दिल्ली NCR में आपने बहुत सारी प्रैक्टिस की हुई है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू। ऐसा क्या है कि दिलों की बीमारी का जो क्षेत्र है, जो फील्ड है, बढ़ती ही जा रही है? पहले कहा जाता था दिलों की बीमारी यानी आदमी बुजुर्ग है तो उनका दिल कमजोर हो गया, लेकिन युवाओं का दिल तो काफी मजबूत माना जाता है। फिर युवाओं में कहां से शुरुआत होती है, क्या कारण है इनके? शेखर जी, इसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं। जैसे कि हमारा जो लाइफस्टाइल है वो वेस्टर्नाइज हो गया है जी। पहले हम लोग बहुत मेहनत करते थे, फिजिकल एक्टिविटी हमारी ज्यादा होती थी और हमारा फूड कंजम्पशन जो था वो बहुत कम था और हम घर में बना हुआ खाना खाते थे। बिल्कुल। अभी कुछ सालों में हम जंक फूड का इंटेक हमारा बहुत बढ़ गया है जी। पिज्जा और बर्गर और ये टेक अवे कल्चर जो आ गया है, होम डिलीवरी कल्चर जो आ गया है, इसके वजह से फिर एक्सरसाइज करने की जो हमारी पहले जो प्रवृत्ति थी वो कम हो गई है। पहले सब लोग या तो पैदल या साइकिल पे चलते थे, आजकल सबके पास 2 व्हीलर और 4 व्हीलर्स हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए प्लस साथ में स्मोकिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है जी, कि सब जगह तंबाकू का इंटेक, स्मोकिंग बहुत कॉमन हो गई है। साथ ही में शराब का इंटेक। तो ये जो लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, इसके कारण हार्ट डिसीज की जो टेंडेंसी है वो इंडियंस में बढ़ गई है। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसा कहा जाता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा हार्ट पेशेंट अब भारत में मिलने लगे हैं जी। तो इसके पीछे क्या जलवायु भी एक कारण हो सकता है? जलवायु भी एक कारण है। जैसे आप देखेंगे, मैंने दिल्ली NCR में काफ़ी प्रैक्टिस की है, तो वहाँ पे जब हम हार्ट सर्जरी करते हैं तो हमें फेफड़ों का भी कंडीशन देखने मिलता है जी। अगर कोई नॉन स्मोकर पेशेंट भी है तो उसके फेफड़े भी काले मिलते हैं क्योंकि वहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है जी। तो इसका पोल्यूशन भी एक फैक्टर हो सकता है इसके हार्ट डिसीज के पीछे भी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात और जानना चाहेंगे कि दिलों से संबंधित कौन कौन सी बीमारियां या कौन कौन सी परेशानियां हैं जिनसे हमें सावधान रहने की जरूरत है? देखिए, सबसे कॉमन तो आजकल जो हो गया है हार्ट अटैक हो गया है। जी बिल्कुल। तो हमें इसके प्रति बहुत सावधान रहना चाहिए। हमें कभी भी घबराहट हो, दिल में लेफ्ट साइड में सीने की तरफ दर्द हो, बाएं हाथ में दर्द हो, हमें लग रहा है अपच है, फिर भी उसके प्रति हमको कॉशियस रहना चाहिए जी। अगर कोई दिक्कत है तो हमें तुरंत अपने डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए जी। फिर अगर हम कोई एक्सर्शन कर रहे हैं, हमारी सांस फूल रही है या दिल की धड़कन बहुत तेज हो जा रही है जो नॉर्मली नहीं होती पर हो जा रही है, तो भी हमें डॉक्टर से मिलना चाहिए। शरीर में किसी पार्ट, हमें अगर पैरों में सूजन दिख रही है या हमें लग रहा है पेशाब कम आ रहा है जी, तो भी ये हार्ट डिसीज के लक्षण हो सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मान लीजिए किसी को तकलीफ होती है, वो समझता है कि शायद गैस बन रही है, एसिडिटी है, तो ऐसे में एक सामान्य व्यक्ति कैसे अंतर करे कि ये गैस से संबंधित बीमारी है या हार्ट से संबंधित? जी देखिए, ये चीज सामान्य आदमी के समझ में नहीं आएगी, इसीलिए डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। अगर आप ठंडा पानी पीते हैं या एसिडिटी की कोई घर में दवाई है, वो लेने के बाद आपको आराम नहीं हो रहा है तो आपको तुरंत अस्पताल जाना चाहिए। अस्पताल जाते हैं, फिर कौन कौन सी जांच है जिससे प्राथमिक तौर पर तय हो जाता है कि हाँ भाई, इनको हार्ट की तकलीफ है या इनको गैस की? जी, हम कॉमनली जो टेस्ट हॉस्पिटल में जो हमारे इमरजेंसी में अवेलेबल है, एक तो हम सबसे पहले ECG करते हैं जी। लेकिन कई मामलों में इनिशियल स्टेज में ECG भी नॉर्मल आता है, तो हम पेशेंट को 1-2 घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन में रख के फिर ECG को रिपीट करते हैं। फिर साथ में एक टेस्ट होता है जिसको हम ट्रॉपाई कहते हैं और CPKM भी कहते हैं। उसका रिजल्ट आजकल कार्ड टेस्ट होते हैं, 5 से 10 मिनट में उस टेस्ट का रिजल्ट आ जाता है। उस टेस्ट से ऑलमोस्ट 100% डायग्नोसिस हो जाता है कि मरीज को हार्ट अटैक हुआ है या नहीं हुआ है। अच्छा, ब्लड से संबंधित और TMT, ये 2 टेस्ट भी किए जाते हैं, तो ये क्या बताते हैं हमें? ब्लड से संबंधित तो यही CPKMB और ट्रॉपाई किया जाता है। ये होते हैं CPKMB और ट्रॉपाई जो होते हैं हमारी हार्ट मसल्स में होते हैं जी। ये नॉर्मली हमारे ब्लड में नहीं मिलते हैं। अच्छा। जब हार्ट अटैक होता है, हार्ट की मसल मरती है, तो उसमें से हार्ट से वो ब्लड में आ जाते हैं। तो हम ब्लड में अगर वो डिटेक्ट करें तो इट इज 100% डायग्नोस्टिक की पेशेंट को हार्ट अटैक हुआ है। जी।
TMT टेस्ट हम उस पेशेंट में नहीं करते हैं जिसको सिम्टम्स है। कोई पेशेंट है जिसको रिस्क फैक्टर्स हैं हार्ट डिसीज होने के, कि डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, और वो जानना चाहता है कि कहीं मुझे हार्ट में नसों में ब्लॉकेज तो नहीं है, तो फिर हम TMT करते हैं। अगर TMT पॉजिटिव आता है तो फिर हम उसे एंजियोग्राफी करने की सलाह देते हैं। अच्छा, ब्लॉकेज बॉडी में कहाँ कहाँ पाए जा सकते हैं? ब्लॉकेज बॉडी में ऑलमोस्ट हर ऑर्गन में पाए जा सकते हैं। ब्रेन की नसों में ऑर्गन होता है जिसे हम कैरोटिड आर्टरी डिसीज कहते हैं। हार्ट की नसों में होता है जिसे हम कॉर्नरी आर्टरी डिसीज कहते हैं। किडनी में हो सकता है जिसकी वजह से हमें बहुत अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन हो सकता है। पेट की नसों में हो सकता है जिसे हम एब्डोमिनल एंजाइना कहते हैं। पैरों की नसों में हो सकता है जिसे हम पेरिफेरल आर्टरी डिसीज कहते हैं। अच्छा। आंखों की नसों में भी हो सकता है जिसकी वजह से सडन ब्लाइंडनेस हो सकती है। जी, तो ब्लॉकेज अगर पाए जाते हैं शरीर के अलग अलग भागों में, जी, फिर पहली प्राथमिकता आपकी क्या तय होती है कि आप पेशेंट को फिर क्या करते हैं, क्या ट्रीटमेंट देते हैं? जी, इसके लिए हम इनिशियली तो मेडिकल मैनेजमेंट में हम लोग खून पतला करने की दवाई जिसे हम एंटीप्लेटलेट्स कहते हैं, और जो चर्बी जमने को रोके ऐसी दवाएं जिन्हें हम स्टैटिन्स कहते हैं, ये शुरू करते हैं। फिर साथ में मरीज को और क्या क्या बीमारी है, अगर ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने की दवाई, शुगर है तो शुगर कंट्रोल करने की दवाई, ये सब शुरू करते हैं। अच्छा। फिर हम एक्चुअल डायग्नोसिस देखते हैं कि भाई ब्लॉकेज है कहाँ पे और कितना ब्लॉकेज है, तो उसके लिए हम एंजियोग्राफी करते हैं। एंजियोग्राफी के भी कुछ रिस्क होते हैं, एंजियोप्लास्टी के भी कुछ रिस्क होते हैं, और बाईपास के भी रिस्क होते हैं। तो ये क्या खतरे हैं, थोड़ा सा बताइए आप हमें। सबसे पहले अगर एंजियोग्राफी करवाते हैं तो डॉक्टर ज्यादातर ये बोल देते हैं कि भाई अगर एंजियोग्राफी में कुछ निकलता है तो एंजियोप्लास्टी लगे लगातार में आपकी कर दी जाए। क्या आप सहमति देते हैं? तो इनके खतरे क्या हैं, थोड़ा सा बताइए। जी, एंजियोग्राफी आजकल बहुत ही सेफ टेस्ट है। जी, मैं कहूंगा कि 0.5% से भी कम रिस्क होता है उसमें। आजकल हाथ की नस से ही एंजियोग्राफी हो जाती है। जी, तो उसमें रिस्क आप नहीं के बराबर मान के चल सकते हैं। किसी पेशेंट को अगर किडनी की बीमारी है, तो जब हम एंजियोग्राफी करते हैं तो हार्ट की नस में हम डाई डालते हैं। अच्छा। तो वो डाई की वजह से किडनी में नुकसान हो सकता है। पर आजकल एंजियोग्राफी बहुत सेफ हो गई है। जी, एंजियोप्लास्टी के दौरान ये नुकसान हो सकता है कि जब हम स्टेंट डालते हैं और स्टेंट को फुलाते हैं, उस टाइम कई बार नस वहां पे फिर से वहां पे क्लॉट बन के ब्लॉक हो जाता है। जी, तो वो एक हार्ट अटैक पे दूसरा हार्ट अटैक होने का रिस्क होता है। ये कितने समय तक होता है इसका रिस्क? ये इनिशियल 24 से 48 घंटे में होता है। इसीलिए हर पेशेंट को स्टेंटिंग और स्टेंटिंग के बाद 2 दिन हम हमेशा CCU में रखते हैं। जी। और आगे भी अगर मरीज दवाई तरीके से ना ले, परामर्श फॉलो ना करे, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल ना रखे, तो धीरे धीरे भी स्टेंट आगे चल के 2 साल 4 साल में बंद हो सकता है। अगर वो रेगुलरली फॉलो करे तो स्टेंट लंबे समय। कितनी उम्र मानी जा सकती है स्टेंट की? ताउम्र भी चल सकते हैं। जी। और अगर हमको एक्चुअल देखना है कि अब 4-5 साल हो गए स्टेंट करने के बाद, तो हमें अगर देखना है तो आजकल हम CT स्कैन से भी एंजियोग्राफी कर सकते हैं, जिसे हम CT एंजियोग्राफी करते हैं। जी। जिससे भी हमें काफी कुछ स्टेंट की परिस्थिति पता चल सकती है। नहीं तो हम नॉर्मल एंजियोग्राफी करके भी देख सकते हैं कि भाई कोई स्टेंट में कोई ब्लॉकेज तो नहीं। स्टेंट काम कैसे करता है? स्टेंट बेसिकली एक मेटल का, मैं कहूंगा एक नली होती है। जी, जो हम पहले जहां नस हमारी ब्लॉक है वहां ले जाके हम एक बलून से उस नस को खोल देते हैं। जी, अब वो नस फिर से कोलैप्स ना हो इसलिए हम वहां पे एक मेटल का स्टेंट डाल देते हैं। जी। आजकल जो स्टेंट होते हैं उससे ड्रग्स इल्यूट होते हैं, ड्रग इल्यूटिंग स्टेंट करते हैं। ये हमारे लेटेस्ट अब टेक्नोलॉजी है, तो इससे स्टेंट बंद होने का रिस्क कम हो जाता है। अच्छा, ऐसी टेक्नोलॉजी अभी तक नहीं आई कि जो ब्लड में जो ब्लॉकेज है उनको पिघला दे और ब्लड के रास्ते कहीं बाहर जी नहीं, अभी तो ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं। तो इसके ऊपर कोई शोध भी चल रहा होगा? बहुत शोध चल रही है इसके ऊपर, और मैं समझता हूं कि शायद नेक्स्ट डिकेड में या दूसरे डिकेड में ऐसी कोई हमारे पास दवाई जरूर आएगी कि जिस मरीज को रिस्क है कि इसको हार्ट डिजीज हो सकता है, हम उसे वो शुरू करें तो एटलीस्ट वो उसका प्रोग्रेशन रोक दे, या फिर उसको थोड़ा सा रिवर्स करे कि उसको फिर स्टेंटिंग या बाईपास की जरूरत शायद ना पड़े। अच्छा, एक और पद्धति आई हुई है जिसमें लोगों को वाइब्रेट किया जाता है एक मशीन के साथ, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि इस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम किया जाए? मैं आपको बड़ी क्लियरली इस बात को समझाऊंगा। जी, इस टेक्नोलॉजी को EECP कहते हैं। बिल्कुल। हाँ, तो ये मशीन बड़े बड़े अस्पतालों में है, जहां मैंने दिल्ली NCR में काम किया वहां भी ये मशीनें हैं, और इस पे अमेरिका वगैरह में बहुत शोध हुई है। ये मशीन उन लोगों के लिए उपयोगी है जिन मरीजों की या तो बाईपास नहीं हो सकता है या उनको स्टेंट भी नहीं पड़ सकता। अच्छा। किसी मरीज की जो नसें होती है हार्ट की वो 1 mm से भी छोटी होती है, कॉरोनरी आर्टरी डिसीज, और जो ब्लॉकेजेस होते हैं वो मल्टीपल साइट्स पे होते हैं। जी,
तो ना तो हम उसका बाईपास कर सकते हैं, ना तो हम उसमें स्टेंट डाल सकते हैं। ऐसे मरीजों को कुछ फायदा देने के लिए ईईसीपी का बेनिफिट है, बट इसका कोई 100% बेनिफिट नहीं है कि मरीज का ब्लॉकेज खत्म हो जाएगा। ऐसा कोई भी स्टडी में नहीं आया है जी। ये एक मार्केटिंग गिमिक है मेरे हिसाब से। अच्छा। तो मैं तो यही कहूंगा मरीजों को कि आप ये सब चक्करों में ना पड़ें। अगर आपको कोई ये सलाह देता है, आप एक कार्डियोलॉजिस्ट से मिलें और एक कार्डियक सर्जन से जरूर मिलें। उसके बाद आप एक डिसीजन ले कि आपको वो करना है या नहीं करना है। अच्छा डॉक्टर साहब, किसी पेशेंट को हार्ट संबंधी कोई परेशानी होती है और उसके ब्लॉकेज का पता लगता है, तो क्या 100% उसे हार्ट अटैक के बाद ही पता चलता है या पहले ही बगैर हार्ट अटैक के पता चल सकता है? कई मरीजों को बिना हार्ट अटैक होने के पहले भी पता चल सकता है। इसीलिए हम कहते हैं कि हमें स्क्रीनिंग कराते रहनी चाहिए। जब हमारी उम्र 40 के ऊपर हो जाए तब हमें ये सब चीजों की स्क्रीनिंग करानी चाहिए। जैसे हम साल में एक बार ट्रेडमिल टेस्ट करके देख सकते हैं जी। या फिर कुछ लोग होते हैं जिनको कोई पैर में प्रॉब्लम है, दौड़ नहीं सकते हैं, ट्रेडमिल पे चल नहीं सकते, तो आजकल सीटी कॉर्नरी एंजियोग्राफी होने लगी है जी। 15 मिनट का टेस्ट होता है मुश्किल से। ये सागर जैसे शहर में उपलब्ध है? जी बिल्कुल उपलब्ध है जी। और अगर किसी को यही है कि नहीं मुझे एकदम 100% पता करना है कि बीमारी है या नहीं है, तो फिर हम नॉर्मल एंजियोग्राफी कर सकते हैं। आजकल रेडियल एंजियोग्राफी होती है, तो हम सुबह मरीज को भर्ती करते हैं, दोपहर को छुट्टी कर देते हैं। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया तकनीकी कहीं ना कहीं हमारे जीवन की रक्षक भी बनी हुई है। डॉक्टर साहब, किसी व्यक्ति को अगर हार्ट संबंधी कोई समस्या आती है, उसे हार्ट अटैक आता है, तो उसकी बाईपास होनी है या एंजियोप्लास्टी, इसका निर्णय कैसे लिया जाता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और इस चीज पे मरीज बहुत कंफ्यूज होते हैं। जी। देखिए, अगर हृदय की तीनों नसों में ब्लॉकेजेस है जी और मरीज को डायबिटीज है या मरीज के हार्ट का फंक्शन कम है, नॉर्मल जैसे हम इजेक्शन फ्रैक्शन 60% मानते हैं, अगर हार्ट का फंक्शन कम है तो उसमें बाईपास बेनिफिशियल होता है। वो मरीज की लाइफ को बढ़ाता है, फर्दर हार्ट अटैक्स को प्रिवेंट करता है और हार्ट के फंक्शन को इम्प्रूव करता है। एक या दो नस में ब्लॉकेज है, मरीज हार्ट अटैक के 3 घंटे के अंदर अस्पताल पहुंच गया है, तो जिस नस की वजह से हार्ट अटैक हुआ है उसे स्टेंट के थ्रू खोलने से मरीज की लाइफ बचाई जा सकती है। तो दोनों चीजों के अपने प्लस माइनस पॉइंट्स हैं जी। किसी मरीज के लिए स्टेंटिंग बहुत अच्छी होती है, किसी मरीज के लिए बाईपास बहुत अच्छा होता है। जी डॉक्टर साहब, स्टंट डल जाता है, लोगों की एंजियोप्लास्टी हो जाती है, अब उसके बाद उनका खान पान, उनकी दिनचर्या, उनका रहन सहन कैसा होना चाहिए? क्या क्या सावधानी लेनी चाहिए उन्हें? थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालें। जी, मैं यही कहूंगा कि आपकी जो पहले नॉर्मल लाइफस्टाइल थी उसमें आप सब कुछ कर सकते हैं। धीरे धीरे आपको अपनी एक्टिविटीज को बढ़ाना है, आपको रेगुलर एक्सरसाइज एक रेजिम फॉलो करना है। अपनी डाइट में आपको किस चीज पे कंट्रोल करना है? आपको नमक, शक्कर और मैदे वाली चीजें कम खानी है जी। बहुत ज्यादा तला हुआ नहीं खाना है। वेजिटेरियन डाइट आई वुड सजेस्ट ज्यादा बेटर है। नॉनवेज भी आप खा सकते हैं पर रेड मीट का कंजम्पशन आपको कम रखना चाहिए। जी। और शारीरिक जो अभ्यास होते हैं, एक्सरसाइज होती है, रेगुलर एक्सरसाइज स्टेंटिंग के बाद, बाईपास के बाद आप जरूर ही कर सकते हैं, इसमें कोई परहेज नहीं होता है। लेकिन जो हम आजकल देख रहे हैं ना, कई हमने टीवी पे भी देखा है कि जी ये एक्टर की आकस्मिक मृत्यु हो गई जिम में, तो हमें जो जिम करना है वो हमारे डॉक्टर से परामर्श लेके एक प्रॉपर जिम ट्रेनर के साथ जिम ट्रेनिंग करनी है जी। ऐसा नहीं है कि हम पहले ही दिन गए और हमने 20 किलो का वजन उठा लिया, हमें उसे धीरे धीरे बढ़ाना है। या जिसने कभी जिम नहीं किया है तो वो ना जाए तो ज्यादा बेहतर बिल्कुल। उसके लिए आप वॉक करना बताएंगे? वो सिंपल वॉक करे, ब्रिस्क वॉक करे, फिर धीरे धीरे जॉगिंग पे आ जाए जी। बस ये ज्यादा उसके लिए बेहतर होगा, उसके हृदय के लिए। और हमें तो लगता है डॉक्टर साहब, जिम एक ऐसी जगह हो गई या अखाड़ा कि सबसे पहले तो आज के दौर में डॉक्टर से जाके कंसल्ट करें कि हमारा शरीर इस प्रकार का है, क्या हम ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसके बाद ही करना चाहिए। डेफिनेटली, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जी। इसमें ये हो सकता है कि अगर आपको सही में इच्छा है जिम करने की तो आप लाइट वेट से शुरू करें जी। पहले जाएं कार्डियो करें, फिर लाइट वेट से शुरू करें और वेट्स को धीरे धीरे बढ़ाएं जी। तो आपको अगर बॉडी बिल्डिंग करने की इच्छा है तो आपको समय देना पड़ेगा, आपको 1-2 साल का समय देना पड़ेगा। और उसमें आपको, अगर आपको हार्ट की दवाइयां चल रही है तो दवाइयों को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, आपको अपनी दवाइयां रेगुलर लेनी है। चोट से बचना है क्योंकि आपको खून पतला करने की दवाई चल रही है हार्ट की बीमारी जी। तो ये सब प्रिकॉशन लेके आप जिम कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एंजियोप्लास्टी के बाद या हार्ट अटैक के बाद या बाईपास के बाद जी, फिर जो दवाएं शुरू की जाती हैं, हाँ जी, ब्लड पतला करने की,
और कोलेस्ट्रॉल कम करने की और किसी व्यक्ति को ब्लड प्रेशर भी कम करने की। हाँ जी। तो इन 3 दवाइयों के साथ जी व्यक्ति को क्या ताउम्र चलना है या ये कभी बंद हो जाती है? और दूसरी बात, दूसरा सवाल इससे जुड़ा हुआ, क्या इनकी साइड इफेक्ट हैं और वो साइड इफेक्ट क्या है? जी, तो देखिए, खून पतला करने की जो दवाई होती है वो हार्ट अटैक हो, स्टेंटिंग हो या बाईपास हो, इनिशियली डुअल एंटीप्लेटलेट थेरेपी हम जिसे कहते हैं वो करते हैं जी। बाईपास के मरीजों में हम लोग 1 महीने के बाद डुअल एंटीप्लेटलेट बंद करके सिंगल एंटीप्लेटलेट पे पेशेंट को शिफ्ट कर देते हैं जी। बट सिंगल एंटीप्लेटलेट पेशेंट को लाइफ लॉन्ग लेना पड़ता है, एस्प्रिन जो होता है जी। पर एस्प्रिन के साइड इफेक्ट्स बहुत कम होते हैं, उससे मामूली गैस्ट्राइटिस होने का रिस्क होता है। अच्छा। तो वो अगर हम कुछ खाने के बाद खाते हैं दवाई तो उसका रिस्क कम होता है। डुअल एंटीप्लेटलेट लेने का ही जो साइड इफेक्ट ये होता है कि आपको ब्लीडिंग होने का खतरा थोड़ा मामूली बढ़ जाता है जी। तो जैसे हम शेविंग कर रहे हैं तो उसमें हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, हम कोई कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स खेल रहे हैं तो उसमें हमें थोड़ा ध्यान रखना है कि हम बॉक्सिंग कुश्ती वगैरह में थोड़ा हमें ख्याल रखना है। फिर बात आती है जो चर्बी कम करने की दवाई है जिसे हम स्टैटिन्स कहते हैं जी। इनिशियली जो देते हैं वो हाई डोज स्टैटिन्स देते हैं जी। फिर 3 से 6 महीने के बाद वो स्टैटिन का डोज कम कर देते हैं। लो डोज स्टैटिन्स के साइड इफेक्ट्स बहुत कम हैं। अच्छा। जब हाई डोज स्टैटिन होता है तब उसमें मसल पेन होने का रिस्क होता है जी। और अभी जो एक नई शोध आई है कि हाई डोज स्टैटिन लंबे समय तक लें तो डायबिटीज होने का रिस्क होता है। तो अगर हमें स्टैटिन चल रहा है तो हमें शुगर्स का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए जी। बीपी की दवाइयां आज की तारीख में इतनी सेफ हैं कि आप इन्हें लाइफ लॉन्ग ले सकते हैं और इससे कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होता है। कुछ दवाइयां हैं जैसे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होते हैं, एम्लोडिपिन वगैरह होता है, उससे पैरों में सूजन आने की किसी पेशेंट को प्रॉब्लम होती है तो हम उससे बदल सकते हैं जी। अगर आपको कोई भी दवाई लेने से तकलीफ हो रही है आप अपने डॉक्टर से मिल लें, उसका पर्याय हमारे पास होता है। ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी है अगर आपको हो गई है, इनिशियली हमने अगर डाइट और एक्सरसाइज से उसको कंट्रोल कर लिया तो ठीक है, नहीं तो अगर दवाई शुरू होती है तो उसका हम डोज कम कर सकते हैं बट मैक्सिमम केसेस में मैंने ये देखा है कि वो दवाई लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ती है। जी, दोनों दवाइयां, तीनों दवाइयां। जी। तो श्रोताओं, ये थी एक मुलाकात डॉक्टर नीलेश अग्रवाल जी से जो बता रहे थे कि अपने दिल को मजबूत कैसे रखना है। हमें उम्मीद है इस जानकारी का आपको बहुत फायदा होगा। आप अपना खूब ख्याल रखें और डॉक्टर साहब, आप हमारी स्टूडियो आए, हमें बहुत ही उम्दा जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, माय प्लेजर।